किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल का अपडेट दिन भर देखिए सिर्फ उत्तराखंड तक पर। उत्तराखंड में चौपाल आपने बहुत देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन चाय पे चर्चा, और वो भी उन पत्रकारों से जिन्होंने इस प्रदेश को बनते हुए देखा है, आंदोलन की लड़ाई भी लड़ी है और साथ ही काफी कुछ लिखा भी है। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हम लोगों के साथ में मौजूद हैं यहाँ पर। सर, आज तक में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। धन्यवाद। मैं भूपेंद्र कंडारी, राष्ट्रीय सहारा में चीफ रिपोर्टर हूँ और पिछले 32 साल से लगभग जर्नलिज्म कर रहा हूँ देहरादून में। तो जो आप कह रहे हैं नेशनल सीनियर पे, नेशनल सीनियर में बहुत जो आंकड़े आए हैं इस टाइम, वो सटीक हैं, उनमें गड़बड़ नहीं है। पहले जो हम कह रहे थे कि 37 से 41 मान के, तो हम भी चल रहे थे भाजपा में कि भाजपा 37 से 41 सीटें लेके आई। हालांकि बीच में द्वंद्व बहुत हुआ। द्वंद्व इसलिए हुआ कि ऐसे पत्रकार, ऐसे लोग जो तुलना करने लगे, जिन्होंने अभी पहाड़ देखा ही नहीं है, पहाड़ पे गए चढ़े नहीं, बैठ के विश्लेषण करने लगे। विश्लेषण जो सटीक है मेरे ख्याल से यही है कि भाजपा 40-41 तो नहीं, लेकिन स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रही है उत्तराखंड में, ये तय है। कांग्रेस का विकेट गिरा दिया है इन्होंने। धन्यवाद। पहले तो आज तक का एग्जिट पोल के जो नतीजे आए, किसी ने कांग्रेस को जीता है, किसी ने भाजपा को जीता है, कोई टक्कर बता रहा। तो जो मैं शुरुआत से देख रहा हूं, भाजपा और कांग्रेस में दोनों के बीच मुझे टक्कर दिखाई दे रही है। खासकर कुमाऊं मंडल में कांग्रेस काफी अप है, गढ़वाल में पिछड़ी है, और तराई में कुछ भाजपा को थोड़ा सा जो रिपोर्ट मिल रही है थोड़ा डाउन स्थिति में है। तो 2-3 सीटों का अंतर, जिस 2-3 सीट के अंतर से के आसपास दोनों रहेंगी। या तो भाजपा 2-3 सीट आगे रहेगी या फिर कांग्रेस। तो फिर निर्दलीय और हमारे बसपाई कुछ अगर आते हैं जीत के, तो ये उस बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकते हैं। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से इस बार के जो समीकरण बैठ रहे हैं उसमें बसपा और यूकेडी कोई रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, अभी तक जो इनपुट मिले हैं, जैसे देवप्रयाग से बता रहे हैं दिवाकर भट्ट और मंत्री प्रसाद में थोड़ा सा टक्कर बता रहे हैं। हालांकि जो तीसरे हमारे भाजपा के जो विनोद कंडारी जी हैं, उनका क्या कहते हैं, श्रीकोट, कीर्तिनगर और चौरास के आसपास अच्छा दबदबा बता दे। इसी तरह जैसे मतदान के तुरंत बाद भाजपा के लक्सर के विधायक संजय गुप्ता ने सीधे आरोप लगा दिया, प्रदेश नेतृत्व पे उन्होंने आरोप झड़ दिया कि इन्होंने पार्टी के 4-5 प्रत्याशियों के खिलाफ भितरघात करवाया है। तो उससे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां पे कुछ बसपाई आ सकते, 2 या 3 तो आराम से निकल रहे। सर, आपका परिचय थोड़ा सा बता दीजिए। मैं अंबुज जनसंवाद से हूँ। निश्चित रूप से भाजपा इस समय सत्ता में आ रही थी, लेकिन टिकट बंटवारे के बाद जो भीतरघात भाजपा के अंदर दिखाई दिया है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और लगभग हर सीट पे पार्टी ने अपने ही प्रत्याशी को हराने का काम कहीं ना कहीं किया है। वो चाहे आपकी कैंट विधानसभा हो या डोईवाला हो, ऋषिकेश में भी ये देखने को मिला है, और रायपुर में तो खुलेआम हुआ है। इसलिए जो चीज हमें लग रही थी कि हाँ भाजपा आ सकती है, और ये बात तो उनके पदाधिकारियों ने भी अब खुल के बोलनी शुरू कर दी है, पार्टी फोरम में भी बोलनी शुरू कर दी है कि भीतरघात बहुत ज्यादा हुआ है। हो सकता है 1-2 दिन में पार्टी अध्यक्ष में परिवर्तन भी वो लोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यूकेडी और बसपा इसमें रोल प्ले करेगी, और निर्दलियों का भी बहुत अच्छा इसमें रोल आएगा। बड़ी बारीक नजर रखते हैं आप राजनीति पर, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर अन्य हो। क्या लग रहा है, आपके जो साथी कह रहे हैं उसमें विरोधाभास नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले जो इस टाइम जो पोल का ढोल बज रहा है सब चैनलों में, मैं इसकी ढोल की पोल खोलना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि जो ये 3-4 चैनल दिखा रहे हैं, आप कांग्रेस को 3-4 चैनल दिखा रहे हैं, भाजपा को आप, ये यहाँ पर नेक टू नेक फाइट है। आपका कहना कोई भी आकलन नहीं कर सकता, क्योंकि मार्जिन बहुत कम है, और उसको पोल बता दे, ये मुझे विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास इस बात पे है कि जनता ने किसको वोट दिया वो 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं कि महिला प्रधान प्रदेश है ये, और उत्तर प्रदेश के भांति जो वहां के गणित बता रहे हैं कि महिलाओं ने 16% वोट पुरुष के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा दिया है। अगर यही पुरुष वाली महिला प्रधान प्रदेश की अगर यहाँ पर भूमिका महिलाओं ने उसी सोच को अपनाते हुए
अगर जो उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े जो 16% ज्यादा हैं पुरुषों से वोट देने की भाजपा के और यहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी यहाँ पर कांग्रेस है। अगर यही सोच उन्होंने भाजपा को दिया है, ये सोचकर कि 16% में भी अगर 15-10% भी अगर ज्यादा दिया है तो भाजपा अप दिखाई देती है। लेकिन मार्जिन इतना मिनिमम इतना कम है कि आपको कई बार मुझे लगता है कि एक आध सीटों पर तो दोबारा रिकाउंटिंग की स्थिति भी आने वाली है, ये मेरा विश्वास है। इसलिए कोई भी प्रेडिक्शन करना, इस बार सबकी ढोल की पोल खुलेगी। निर्दलीय और जो छोटे दल हैं इनकी चांदी होने वाली है, इनके बिना सरकार नहीं बनेगी, ये मेरा विश्वास है। गिरिधर शर्मा जी कह रहे हैं कि कुछ बदलाव उनको नजर आ रहे हैं, पोल की ढोल की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जो चीज़ें 2-3 चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। एक तो पूरे इलेक्शन में खाली उत्तराखंड की बात करें तो कोई भी किसी प्रकार का मैजिक किसी का नहीं था, ठीक है। दूसरी बात है एंटी इनकम्बेंसी, लोगों को भले दिखी ना हो लेकिन एंटी इनकम्बेंसी थी बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर। अब दावे के तौर पे हम ये नहीं कह सकते, जैसे कहा जा रहा है कि साहब लेडीज के एक बड़े बल्क ने जो है पोल किया है, दावे के तौर पे कोई ये नहीं कह सकता वो पोल बीजेपी को किया, कांग्रेस को किया या निर्दलीय को किया, यूकेडी को किया। मेरा जो अपना आकलन है, एग्जिट पोल ठीक है, उनके अपने एनालिसिस के अलग अलग तरीके होते, लेकिन जो एक चीजें सामने आ रही है और कि 2012 जैसी पोजीशन उत्तराखंड में आने को जा रही है, इसका मतलब बीजेपी भी प्लस हो सकती है, कांग्रेस भी प्लस हो सकती है और निश्चित तौर पे कुछ निर्दलीयों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। नीरज कोहली जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। सबसे पहले तो सर मैं आपको कहूंगा कि आप थोड़ा सा यहाँ करीब आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी नजर आ रही हैं जिसमें विरोधाभास नजर आ रहा है। क्या मत है आपका? क्योंकि एक साथी कहते हैं कि बीजेपी सरकार बनाएगी, दूसरे साथी कहते हैं कि कुछ ना कुछ कमियां हैं, एक और साथी कहते हैं कि ढोल बजेगा, जो पोल है वो पोल खुलेगी और उसका ढोल बजेगा। क्या लगता है आपको? देखो, जब से ये चुनाव कैंपेनिंग शुरू हुआ, चुनाव प्रचार शुरू हुआ पिछले 4-5 महीने से, तो मैं भी कुमाऊं के कुछ जिलों में गया, जगह जगह जाके बात हुई, अपने साथियों से भी बहुत सारी चीजें शेयर हुई और जमीन पे भी जाके हमने बहुत कुछ देखा। तो मैं पहले दिन से ये बात कहता आ रहा हूँ और तमाम तरह की डिबेट्स पे भी ये बात हुई है कि जो सामने नजारा दिख रहा है उससे बिल्कुल क्लोज फाइट नजर आ रही है बीजेपी कांग्रेस दोनों में कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है और कोई बड़ी बात नहीं कि 2012 वाली स्थिति भी बन सकती है। और पहली बार हमने देखा कि 2002 से लेके और जो 2022 आ गया तो हम ये देखते थे कि उत्तराखंड की सियासत में कि अदर्स का कोटा बहुत बड़ा होता था, अन्यों को बहुत बड़ा एक जो था जनाधार था। आप अगर 2002 को देखें तो तब 14 सीटें मिली थी अन्यों को, फिर 2007 में भी वही सिचुएशन थी, 12 में 7 रह गई और 17 में आते आते वो 2 रह गए। तो इस बार जो कुछ सीटें ऐसी हैं, जैसे हरिद्वार में बात हो रही है कि 2-3 सीटों पे बसपा बहुत दमदार तरीके से लड़ रही है, देवप्रयाग में भी स्थिति ऐसी है, डीडी हाट में, तो कुल मिला के 10-12 सीटें ऐसी हैं कि जहां बहुत कह सकते हैं कि ट्रायंगुलर फाइट है या निर्दलीय जो है दम मार रहे हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए मुकाबला बहुत कांटे में है और कांटे में मुकाबला होने का बहुत बड़ा कारण ये है कि जो सरकार के विरुद्ध जो एंटी इनकम्बेंसी, महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, किसानों की नाराजगी की बात, किसानों का जो आक्रोश है, ये तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे थे। जो स्टेट लेवल की बात है, आपने देखा देवस्थानम बोर्ड की बात देखी हमने, गैरसैंण को जो कमिश्नरी बनाने का जो उन्होंने विवादित निर्णय लिया, इस तरह हरिद्वार महाकुंभ में जो कोविड स्कैम हुआ, इन सब चीजों को हमने देखा, लोगों से आप लोगों को आपस में बात करते हुए देखा। और वोटिंग से पहले तक जो मैंने महसूस किया, मैं अब भी अपनी बात पे स्टैंड कर रहा हूं कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, मेरे हिसाब से जो है, मेरा जो अनुमान है, जो मेरा अपना आंकलन है, उस हिसाब से कांग्रेस होनी चाहिए। सर नीरज जी बता रहे हैं कि अपने तजुर्बे से बता रहे हैं कि इस तरीके से हालात हुए हैं। पिछले बार के चुनाव की अगर हम बात करें 2017 में तो लगभग 67% वोटिंग परसेंटेज था। इस बार वो लगभग 65% के करीब रह गया, 65.35 के करीब रह गया। एक तो सबसे बड़ी ये चीज कि जब वोटिंग प्रतिशत घटता है तो किस तरफ जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि महिलाओं का तकरीबन 4% वोट परसेंट बढ़ा है। एक तीसरा मुद्दा यह है कि लगभग 30% वोटर नए 2017 से 2022 के बीच में नए आए हैं और उन्होंने वोट किया है। क्या लग रहा है आपको सर इन आंकड़ों को देखते हुए? पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि 2017 में जो पोलिंग परसेंटेज था वो 65.64 था, इस बार 65.37, तो थोड़ा बहुत अंतर रहा। पिछली बार जैसे मोदी की वेव थी
पूरा एक तरह से सुपड़ा साफ हुआ विपक्ष का। सिर्फ 11 सीट पे वो अटक गई थी। पोलिंग परसेंटेज तो लगभग पिछली बारी के बराबर मैं मान के चल रहा हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा पहाड़ में, जैसे हम पहाड़ की सीट, अधिकांश जो पहाड़ की सीटें हैं 47 सीटें पहाड़ की प्लस कुछ हरिद्वार की, इनमें महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा रहा पुरुषों से। दूसरा, महिलाओं का जो अभी तक का रुझान रहा वो मोदी की तरफ रहा। तो इस तरह से मेरा ये आंकलन निकल के आ रहा है कि भाजपा 1-2 सीट अप रहेगी। जैसे 1-2 सीट अप रहेगी, चाहे बहुमत का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाएगी, लेकिन 1-2 सीट वो कांग्रेस से अप रहेगी। क्या लग रहा है सर आपको? पहाड़ी परिवेश के बारे में बहुत करीब से जानते भी हैं। थड़ी जी की बात से इसलिए सहमत भी हूँ। देखिए, मुद्दे थे, महंगाई का मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था महंगाई का। लेकिन आपको याद होगा कि जब भाजपा के टाइम में कांग्रेस ने 2 रुपया तेल बढ़ाया था तो उन्होंने उधम मचा दिया था। इतने बड़े किसानों का मुद्दा था, जो बेरोजगारी का मुद्दा था। लेकिन एक बात बताइए, अब कांग्रेस ने ये उठाए कहाँ पे मुद्दे? एक बात बताइए, जहाँ पे ये जो मतलब मैदानी क्षेत्र, ये भाजपा बहुल क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, पूरे पहाड़ पे गया मैं, इधर से गढ़वाल को मैंने पहले भी कहा कि मैं गया। वहां पे क्या है, वहां पे आप ये बताओ कि एक तो ये इस ऑल ओवर रोड का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है कि आप नहीं समझ सकते कि लोग कितने खुश हैं। दूसरी बात ये, जो ट्रेन जा रही है, ट्रेन का भी बड़ी बड़ी सुरंगें लोग देख रहे हैं। उसके बाद जब गांव में हम घूम रहे थे तो गांव में आपको पता क्या हो रहा है? गांव में 2.5 लाख रुपए तो मकान बनने के मिल रहे गरीब आदमी को, 1 लाख रुपए उसको गौशाला की मिल रही है, 75,000 उसको जो है ये लैट्रिन बाथरूम की मिल रही है। इसके अलावा जो मकान बन रहा है उसमें 90 दिहाड़ियां मिल रही, परिवार के 3 लोगों ने बनने। उसके अलावा 30 किलो चावल और 30 किलो आटा मिल रहा है, उसके साथ दाल वाल भी मिल जा रही है। अभी जब मैं पहले भी आप जिक्र किया था कि गांव में किसको, उन्होंने कहा मोदी को, मैंने क्यों, उन्होंने भाई क्या नहीं दे रहा है कि सब कुछ दे रहा, आटा दे रहा, चावल दे रहा। तो गांव में इसका प्रभाव पड़ा है। गांव में ऐसे पब्लिक स्कूल तो है नहीं, वहां गरीब का बच्चा जा रहा था, उसको वहां स्कूल में 1200 रुपए भी मिल रहे हैं, किताब भी मिल रही है, ड्रेस भी मिल रही है, तो उनको तो सब कुछ मिला। तो गांव का अगर प्रतिशत, हालांकि वोटिंग प्रतिशत कम है वहां, मतलब बकायदे शहरों के मुकाबले, लेकिन वो वोट आ रहा है भाजपा की तरफ। एक बात। दूसरी बात, जो शहरों का वोट है ये भाजपा बहुल क्षेत्र है। परसेंटेज जो मतों का जो कमजोर है कि कांग्रेस अपने वोटर्स को नहीं निकाल पाई, ये पक्का श्योर है। क्योंकि अभी भी आपने, जैसे अब मैं कह रहा हूं कि दिनेश अग्रवाल अचानक 1 महीने पहले सक्रिय हो गए, हीरा सिंह बिष्ट को दुएला लड़ना था, टिकट रायपुर थमा दिया। तो इस परिस्थिति में मतलब जो सीटें विनिंग सीटें थी, इन्होंने अपने हाथ से खोई हैं। तो अब लग रहा है कि मैंने स्पष्ट बहुमत के साथ मैं कह रहा हूं कि भाजपा आ रही है। ये नीरज जी बता रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा आ रही है। मुद्दे अगर बात करें हम, तो आप कहते हैं कि मुद्दे महंगाई के मुद्दे हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आप ही के साथी का कहना है कि यहाँ पर सुरंग बन गई हैं, लोग उसको देख के बेहद खुश हैं, सड़कें देख के बेहद खुश हैं। अब मेरा अपना मानना तो ये है कि गूगल से रोटी तो डाउनलोड नहीं हो सकती है। क्या लगता है कि इसका कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, देखें राठौर जी, पहली बात तो ये है कि सारे साथी हैं, सबका अपना अपना अनुमान है, सबके अलग अलग विचार है। और आपने देखा जो पोलिंग एजेंसीज के भी जो आए हैं आंकड़े आए हैं, सबके डिफर कर रहे हैं। बहुत सारे एक जैसा नहीं, कुछ बीजेपी को आगे दिखा रहा है और कुछ कांग्रेस को दिखा रहा है। मेरा अपना ये जो अनुमान है और जो मेरा अपना अनुभव कहता है, आप कहीं भी स्टेट के जो असेंबली के इलेक्शन होते हैं या लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं, उसमें ज्यादातर जो वोटिंग होती है वो स्टेट की परफॉर्मेंस के आधार पर होती है। आपने देखा यहां भी 10 बार बात हुई, सेंटर के बड़े बड़े लीडर आए और स्टेट के भी लीडर आए, जब उनसे ये पूछा गया कि आप केंद्र के काम मत बताओ, केंद्र की जो परियोजनाएं थी, चाहे वो 4 धाम ऑल वेदर रोड की बात हो या फ्री राशन वाली बात हो या उज्ज्वला की बात हो, तमाम तरह की, वो ठीक है, उनकी स्कीम्स जो हैं वो उन्हीं स्कीम्स को गिनाते रहे और बनाते रहे। जब स्टेट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की बात आती थी तो ये अपना एक काम नहीं बता पाए। तो मेरा कहने का मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो, क्योंकि आपने डिलीवर कर देना, आपसे लोग पूछेंगे, वोट पहले आपको करेंगे, सारे वोट तो मोदी जी के नाम से नहीं दे देंगे। तो ये सब चीजें जो है हमने लोगों के बीच में जाके महसूस करी और उसी के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी थी। ठीक है, मोदी जी का प्रभाव 2017 में बहुत अच्छा खासा था, सब चीजें ठीक थी, इस बार भी उनका इंप्रेशन था, लेकिन उस तरीके का नहीं था जो 2017 की तुलना में 2022 में वो एंटी इनकम्बेंसी को पूरी तरह से काट सके। आज अगर बीजेपी कहीं स्टैंड करेगी, अगर मुकाबले में खड़ी हुई है, मतलब सरकार भी बना के ले जाती है, वो ठीक है कि मोदी जी के नाम पे बना के ले जाएगी। एक नंबर। एक बात आपने कहा कि यहाँ जो वोटिंग परसेंटेज की आपने बात करी, यहाँ के जो वोटिंग परसेंट का जो ट्रेंड है वो देखेंगे बड़ा मतलब बहुत अजीब सा है और उसके बिल्कुल मायने निकालना बड़ा मुश्किल काम है। 2012 में देखेंगे 31-32 का रेशो था बीजेपी कांग्रेस में और दोनों का वोटिंग परसेंटेज लगभग बिल्कुल बराबर था। और जब 17 हुआ
2017 हुआ, तो 2017 में भी कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज लगभग उतना ही बराबर था। उस समय 11 सीटें मिली और उस समय अब देखो आप, मतलब वहां 32 थी और यहाँ 11 सीटें रहेगी, मतलब वोटिंग परसेंटेज वही है, 21 सीटें कम हो गई। तो इसका मतलब यह है कि जो सत्तारूढ़ दल ने डेंट मारा, वो अदर्स जो लोग जीत के आते थे उन पर डेंट मारा। ये जरूर है कि उनके साथ कांग्रेस को भी उसने चोट पहुंचा दी। एक पत्रकार साथी और है हमारे, और काफी बारीक नजर रखते हैं राजनीति पर भी। क्या लगता है आपको? पहले तो आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मैं सूर्य भंडारी, एडिटर दी हिल्स मसूरी। जी, मेरा तो 5-6 चीजें हैं एनालिसिस के लिए इम्पोर्टेंटली। अगर पूरे इलेक्शन कैंपेन को बहुत मैन्युअली अगर देखें हम, तो लाइक फ्रॉम जैसे कैंडिडेचर डिक्लेयर हुआ, उसमें कांग्रेस ने बहुत सोच समझ करके पहली जो लिस्ट निकाली, उससे ये तय हो गया था कि जो 59 की लिस्ट थी, आउट ऑफ 59 30 लोग जीत रहे हैं। सेकंड लिस्ट जो 11 की थी, उसमें थोड़ा जरूर ये लगा कि कुछ गड़बड़ सा रहा है। और जो कैंपेन का था, देखिए कांग्रेस ने 3 तारीख या 29/3 के पहले जो है अपना संकल्प पत्र जनता के बीच ले आए थे, और जबकि भारतीय जनता पार्टी 9 तारीख को अपना संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो व्हाटएवर जो आप बोले उन्हें वो लाए। वहां पर भी कांग्रेस लीड लेती हुई दिखाई दी। अब रही बात जो है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अनडाउटेडली कांग्रेस रहेगी, गवर्नमेंट फॉर्म करने में सक्षम है। बिकॉज मैं 3-4 डिस्ट्रिक्ट घुमा हूँ, ज़्यादा तो नहीं, उत्तरकाशी, टेहरी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी के कुछ इलाकों में, चूंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र भी उधर ही है। तो मुझे लग रहा है इस समय गढ़वाल से 3 लोग निर्दलीय जीत रहे हैं करीब करीब, जिनमें से नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन 3 लोग निर्दलीय जीत रहे हैं। और इन निर्दलियों के हिसाब से, और एक निर्दलीय जो है आपके कुमाऊं में जीत रहे हैं, जो लग रहा है एनालिसिस से जो हम लोगों ने फीडबैक लिया है, तो उससे लग रहा है कि कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और कांग्रेस विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। और हो सकता है बीएसपी और एक आध सीट जो है यूकेडी कहीं आ जाए, तो बट नेचुरल वो लोग जो है कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे, लगता है ऐसा है, और कांग्रेस सरकार बनाएगी। आप सब लोगों ने, सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने आज तक कुछ समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी पत्रकारों से हमने बात की जिन्होंने बारीक नजर रखी थी चुनाव को लेकर, लेकिन सबके विचार अलग अलग हैं। कोई बीजेपी को सपोर्ट करता दिखाई देता है तो कोई कांग्रेस को, लेकिन सब अपने गणित के हिसाब से कैलकुलेट करके ही बात कर रहे हैं। इंतजार सिर्फ इस बात का है कि 10 तारीख को जो पिटारा खुलेगा उसमें आखिर किसकी जय होगी, किसकी विजय होगी। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून।